अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का दिन काफ़ी हंगामा खेज रहा क्योंकि बड़े ही अहम फैसले, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े फैसले आज के दिन हुए हैं। और अब से कुछ देर पहले जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई, उस पर पीटीआई के लोग खुशियां मना ही रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ज़बरदस्त तलवार चला दी गई है। और ये तलवार बल्कि हथौड़ा सीधा सीधा मारा गया है बल्ले के निशान पर, और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया है। ये कैसा फैसला है और इसके साथ आगे चलकर क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज वजीराबाद में शेर अफजल मरवत साहब का जलसा था और उस जलसे के साथ क्या बना ये भी मैं आपसे इसी वीलॉग में शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। जी, तो खुशियां तो काफी मनाई जा रही थी इस बात के ऊपर कि साइफर केस तकरीबन जीरो ही हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज जमानत के ऊपर आई है, जो रिमार्क्स आए, जो ऑब्जर्वेशंस और जो कमेंट्स, उसने बिल्कुल साइफर केस को तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन ये खुशियां बड़ी आर्जी साबित हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस अंदाज से हथौड़ा चलाया है उसने यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया है। और मैं बात कर रही हूँ बैट के निशान की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्तें दी गई थी, जिसमें नुमाया दरख्वास्त अकबर एस बाबर साहब की थी, जिन्होंने चैलेंज किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त तौर पर नहीं हुए, उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए हैं, जिसके तहत बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बने थे। अब देखा जाए तो ये एक बहुत मुतनाज़ फैसला इसलिए है क्योंकि तमाम ही सियासी जमातें जो पाकिस्तान में 150 के करीब रजिस्टर्ड हैं, किसी के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इस तरीके से स्क्रूटनी नहीं हुई, इस तरह से जांच पड़ताल नहीं हुई जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गई। इतना ही नहीं, बहुत ही कम महदूद सिर्फ 20 दिन का वक्त उन्हें दिया गया कि वो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। जब उन्होंने किसी तौर वो भी करवा लिए तो फिर उसके बाद उसके ऊपर भी बस नहीं हुई और फिर उनको भी चैलेंज कर दिया गया और हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे ही कलअदम करार दे दिया गया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बैट अलॉट ना करना पड़े। इस हवाले से जो बड़े बाखबर सहाफ़ी वो पहले ही से ये खबरें दे रहे थे कि लंदन प्लान में ये तय हुआ था और जाती उम्रा में भी ये बता दिया गया था काफ़ी दिन पहले कि बैट अलबत्ता नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, उनके लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया, उन पर मुकदमात बनाए गए, उनको रूपोश होना पड़ा, कुछ को बैरून मुल्क जाना पड़ा और कुछ अभी तक जेलों में हैं। ये सब करके भी और जब नहीं बात बनी तो उसके बाद फिर ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दें। और इस तरह से मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पोटेंशियल कैंडिडेट, नामी ग्रामी कैंडिडेट जो सदियों से बल्कि यानी सालों से अपने हल्के की ज़बरदस्त किस्म की सियासत कर रहे थे, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़नी पड़ी बल्कि या तो वो किसी और पार्टी का हिस्सा बने या फिर सियासत को ही खैरबाद कह गए। लेकिन इसके बावजूद ये डर था कि इमरान खान अगर खंबा भी खड़ा कर देगा तो शायद उसको भी वोट पड़ जाएगा। अब इस खौफ का तो तोड़ कोई नहीं हो सकता था, लिहाजा ये सोचा गया कि फिर कागजात नामजदगी ही जमा ना करवाने दिए जाएं और उसमें भी जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे वो अटकाए गए। मुख्तलिफ जगहों पर कागजात नामजदगी छीने गए, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि जमा नहीं किए गए, जमा करने के लिए कोई आया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हद तो यह है कि तजवीज़ करंदा और तायीद करंदा को भी नहीं बख्शा गया। बहुत सी जगहों से ये रिपोर्ट हुआ है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 50 से 60 ऐसे हल्के नज़र आते हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपने कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ उस डेटा के मुताबिक दरपेश रही हैं। फिर यहीं पर बस नहीं हुआ, अभी भी ये खौफ मौजूद था कि चाहे कोई भी खड़ा हो, कोई आम वर्कर ही क्यों ना हो, उसको भी अगर बैट का निशान मिल गया तो लोग तो अंधाधुंध बैट के ऊपर मुहर लगाते चले जाएंगे। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना बैट ही उड़ा दिया जाए बैलेट पेपर से, ताकि लोग कंफ्यूज रहें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या कोई नया निशान अलॉट किया जाएगा या फिर उसके उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ेंगे। अभी ये फैसला तो चंद दिनों में हो जाएगा, लेकिन इस सारी कार्रवाई का जो मकसद था वो बड़ा अयां है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का निशान छीन कर उन्हें इलेक्शन की दौड़ से एज ए जमात बाहर किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने सजा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बहाने, क्या ये सजा आपने एक जमात को दी? मेरे ख्याल से ये सजा आपने एक जमात को नहीं दी, बल्कि उन करोड़ों वोटर्स को दी, उन नौजवान वोटर्स को दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान बल्ले पर मोहर लगाना चाहते थे। आपने ये सजा उन लोगों को दी जो अपना गुस्सा, अपना गम, अपने तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद अंदर छुपाए बैठे रहे, इस उम्मीद पर कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो वो बल्ले पर मोहर लगाकर अपना गुस्सा वहां निकाल लेंगे। आपने उन तमाम लोगों को ये सजा दी जो कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हैं, जो अमन चाहते हैं, जो समझते हैं कि बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से तब्दीली लाई जा सकती है। आपने उन सबको सजा दी और उन्हें बताया कि आपके पास ये हक भी नहीं है कि आप अपने मनपसंद उम्मीदवार चुन सकें या बैलेट पर वो निशान जो आप तलाश कर रहे हैं उस पर मोहर लगा सकें। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि आप देखेंगे कि आवाम आपके ही ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद कर देंगे कि जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात हिस्सा नहीं ले सकेगी। अभी बहुत से ऑप्शंस बाकी हैं अगरचे, लेकिन ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जिस अंदाज से हो रहा है उसने ऑलरेडी इस इलेक्शन को मुतनाज़िर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। लेवल प्लेइंग तो दूर की बात है, इन्हें तो फील्ड भी नहीं मिल रही है। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक नाम नेहाद सी मुलाकात होती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का एक वफ्द उनसे मिलता है, उन्हें यकीन दहानी कराई जाती है कि जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे, और फिर वही आरओज़, डीआरओज़ और वही ब्यूरोक्रेसी का अमला जो कि तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस है, उन्हीं को नाम नेहाद लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि जनाब इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी और इनको रगड़ा लगाया जाए। अगर उन्होंने ऐसा ही करना होता तो फिर यहाँ तक नौबत ही क्यों आती। जाहिर है कि वो सारे इस प्लान का हिस्सा हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना मकसूद है। अब ये सारी नाम नेहाद आर्टिफिशियल सी कार्रवाई तो की गई है कि जनाब आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उम्मीदवारों को तंग ना करें, लेकिन ये मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि इस पर कितने % अमल होगा। आप सब जानते हैं कि ये सब एक मिली भगत है और यही वजह है कि ये तमाम तर जो दर्शनी किस्म के लेटर्स हैं इसका कोई असर नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग अभी जारी रहेगी। आपको पिछले व्लॉग में भी मैं कह चुकी हूँ कि ये मरहला आसान नहीं है। हर मरहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया आगो खून का दरिया पार करना पड़ता है। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन बाकी है कि वो हाई कोर्ट्स का और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस फैसले के खिलाफ खटखटा सकती है। खबरें भी यही आ रही हैं। रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इब्तिदाई आया है उसके मुताबिक वो जल्द ही इसको आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। 13 तारीख तक अभी वक्त बाकी है क्योंकि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। तो उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी काफ़ी दिन बाकी हैं कि वो अपने इंतखाबी निशान को जीतने के लिए, वापस हासिल करने के लिए अपनी जंग लड़ सके। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का किरदार बड़ा कलीदी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया है, तो उसमें ये एक बड़ा अहम मामला होगा कि अगर बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया जाता है, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी जंग लड़ते हुए बल्ले का ये निशान वापस लेने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी तक के मुख्तलिफ फैसलों में अपने मुंह पर कालक मल चुकी है, अपने किरदार को जितना दागदार कर चुकी है, उसके बाद तारीख में ये कहाँ लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ फैसले ठहर नहीं पड़ जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाके उड़ जाते हैं। और यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है कि उनके मुख्तलिफ फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। इसी तरह का ये फैसला है जिसके बारे में ऑलरेडी आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये कह चुके हैं कि आप 70 और 77 वाले इंतखाबात चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मुल्क में वही हालात हों? बड़ी पार्टीज़ को, जमहूरी पार्टीज़ को क्यों आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखकर किसी और रास्ते की तरफ धकेल देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आलाकार बने हुए हैं इस सारे सिस्टम में, उनको इस बात की ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है कि आइन और कानून क्या कहता है, कि इसके साथ साथ जमहूर की आवाज़ क्या है। और जब आप जमहूर की आवाज़ को
एक पुरअमन तरीके से जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक इस तरीके से रोकते हैं कि जहां पर वो कोई और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि फिर आखिर वो अपना हक कैसे लें, तो फिर आप खुद हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार होते हैं। इस वक्त यही सूरत हाल जो है हमें नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि हर मामले में एक मुतनाज़ और स्याह किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल के इस निशान के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में एज ए सियासी जमात हिस्सा नहीं ले सकी तो फिर ये पूरा इलेक्शन ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो वजीराबाद में जलसा होना था उसका क्या हुआ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही आपको कहा था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि शेर अफजल मरवत साहब वजीराबाद में आएंगे, एक बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद फतह का निशान लहराते हुए यहाँ से चले जाएंगे। या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि जलसा ना हो सके। और मेरी दूसरी वाली पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। जैसे ही आज इलेक्शन के लिए जलसे के लिए तैयारी हो रही थी, वहीं पर डीसी की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। क्या आप ये सोच सकते हैं, कभी आपने देखा या सुना है कि ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्शन होने वाले हों वहां पर आप दफ़ा 144 का नफाज कर दें कि जी यहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर हुआ और वजीराबाद में ये जलसा नहीं करने दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब का भी एक ट्वीट आता है और उसमें वो बताते हैं कि वो बीमार हैं, निमोनिया उन्हें हो गया है और उनको काफ़ी तेज़ बुखार भी है, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये सारा मामला फिर अगेन उसी तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से बिल्कुल वाइप आउट करने के लिए हर हथकंडा आजमाया जा रहा है। इन्हीं डीसीज के ऊपर ही पीटीआई ने एतराज़ किया था कि ये लोग जो इनके रहनुमाओं को नज़रबंद कर रहे हैं, एमपीओ के तहत पकड़ रहे हैं, मुख्तलिफ बोगस मुकदमात में पकड़ रहे हैं, जो इन्हें कन्वेंशंस नहीं करने दे रहे, जो इनके घरों पर छापे मार रहे हैं, इनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इनकी खवातीन से बदतमीजी कर रहे हैं, इन्हीं डीसीज के तहत किस तरह साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे। ये सारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त शरीफों की गुलाम बनी हुई है और पंजाब में इस वक्त ये पूरी एक पुलिस स्टेट बनाकर इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यहाँ पर बिल्कुल एक गैर मुल्की खुद को तस्वुर कर रहे हैं। वो ये महसूस ही नहीं करते कि वो इसी मुल्क या इसी सूबे के बासी हैं या इसी शहर के शहरी हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल भी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, कोई नया नेक शगुन नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा लीडरशिप का फुकदान है, क्योंकि मेन लीडर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और जेल में होने की वजह से फैसलों के अंदर जो एक यकताई होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का एक गैप नहीं होना चाहिए और हर कोई अपनी अपनी ना हाँक रहा हो बल्कि एक कैप्टन हो, वो वाली सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही थी। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आते हैं और आकर पार्टी को लीड करते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत अच्छा साइन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब देखते हैं कि वो आकर किस तरफ चलते हैं और किस तरफ मामला जाता है। लेकिन इस सारे केस में जो मुझे सही तौर पर लूजर नजर आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह का इलेक्शन वो जीतना चाह रहे हैं, इस इलेक्शन से उनकी रही सही साख भी सियासी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोग इनसे नफरत करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सबको ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके वोटर सपोर्टर के साथ आज हो रहा है उसके पीछे PMLN है। और लोग अगर बराह रास्त किसी और को कुछ नहीं कह पाते तो फिर सारी गालियां PMLN की सियासी क़यादत को पड़ रही हैं। हर कोई इस बात के ऊपर आवाज़ उठा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ कितने बुज़दिल हैं कि ना सिर्फ ये कि वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार को जेल में डलवा बैठे हैं, इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसके तमाम पार्टी तोड़वा दी है। उसके बाद भी इतना खौफ है इलेक्शन में उतरने के हवाले से कि उनसे बैट का निशान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग इस बात से कंपेयर कर रहे हैं कि जनाब PMLN से भी बैट का निशान ले लिया गया था जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे पिछले। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जब टिकट अलॉट हो चुके थे जो PMLN के मुख्तलिफ उम्मीदवार थे, तो उसके बाद ये मैं सेनेट इलेक्शन की बात कर रही हूँ जिसमें बहुत महदूद पैमाने पर लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है और इसी तरीके से जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें भी सिर्फ असेंबलियों के मेम्बरान होते हैं। तो वहाँ पर ये नहीं है कि आम बंदे ने आना है और आके उसने ढूंढना है कि PMLN का वर्कर कौन है या PMLN का कैंडिडेट कौन है। तो वहाँ पर कम्युनिकेट करना बड़ा आसान था। उन तमाम लोगों को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना तो पड़ा, यानी PMLN के जो उम्मीदवार थे सेनेट इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए जब सरबराही से नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया था PMLN की। लेकिन उनके लिए ये इतना ज़्यादा डैमेजिंग इसलिए नहीं था
क्योंकि वहां पर जितने लोग असेंबलियों में मौजूद थे उन्होंने वोट डालने थे और उन सबको पता था कि उनका कैंडिडेट कौन है। यहाँ सूरत हाल ये है कि ये आम इंतखाबात हैं और इसमें उनके जो नामी ग्रामी किस्म के कैंडिडेट थे वो तो ऑलरेडी मंजर से गायब कर दिए गए हैं। अब अगर कोई अननोन बंदा, कोई रजाकार वर्कर या कोई वकील रहनुमा पीटीआई का कैंडिडेट बनता तो उसके लिए सबसे आसान बात यह थी कि उसको कोई जानता हो या ना जानता हो, बैट के निशान को तो सब जानते होंगे, तो वो आराम से आकर उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। तो इसलिए ये खौफ बाकी था कि कोई आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई आम वर्कर हो या कोई बड़ा मायानाज वर्कर हो, पीटीआई का कोई भी बंदा खड़ा होगा तो उसको वोट मिल जाएगा। लेकिन बैट के निशान छीनने से अब काफ़ी हद तक जो मायूसी है वो फैल सकती है। अगर इसको फौरी तौर पर चैलेंज किया जाता है और इस मामले को रिवर्स कर दिया जाता है तो फिर एक अलग सूरत हाल होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।